दिनांक 12 जनवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। आज की सुनवाई इतनी अहम थी कि जब बीएड की तरफ से वकील अपना पक्ष रख रहे थे तो जो कार्यवाही का समय 4 बजे लगभग 2 दिन से हमेशा बंद हो जाता था, वो आज लगभग 20 मिनट और ज़्यादा चला और 4 बज के लगभग 20 से 25 मिनट तक ये कार्यवाही चली है और बीएड के वकील को सुना जा रहा था। क्या रहा पूरा आज की सुनवाई में? बीएसटीसी की तरफ से भी पक्ष रखा गया, बीएसटीसी और डीएलएड की तरफ से, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से भी एक एडवोकेट अपना पक्ष रखने आए थे और उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित एक मुद्दे पर भी एक वकील अपना पक्ष रखे हैं। साथ ही साथ बीएड के जो पटवालिया सर हैं उनके द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया है। किन किन मुद्दों पर बात हुई, पॉइंट वाइज डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लगातार तीसरे दिन सुनवाई होने के बावजूद भी अभी तक पूरा फाइनल सबमिशन नहीं हो पाया है और जितने भी अब सबमिशन बचे हैं सबको अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। यानी कि अब एक तरीके से जितने भी लोगों को बोलना था अब सब कोई अपना रिटर्न में सबमिट करेगा। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत बीएसटीसी यानी डीएलएड की वकील की तरफ से शुरुआत हुई। वहाँ पर उनके द्वारा कई चीज़ें रिपीट की जा रही थी जो कि पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखी जा चुकी है और रिटर्न एक मतलब कि एक ही चीज़ बार बार आप रिपीट नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। इस वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनको ये निर्देश दिया गया कि आप अपनी जो भी चीज़ें हैं वो रिटर्न में सबमिट करिए। उसके बाद से 2 वकील और आए हुए थे, एक पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी अपना दावा पेश किया कि पश्चिम बंगाल में जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनकी संख्या पर्याप्त है और अब वहाँ पर बीएड की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास डीएलएड मिनिमम एलिजिबिलिटी पर्याप्त है तो फिर अलग से हायर एजुकेशन को लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो वहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वकील थे, उन्होंने भी कहा कि बिहार में उन्होंने लगभग 12 लाख के आसपास संख्या बताई और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने बताया कि लगभग 5 लाख डीएलएड यानी कि बीएसटीसी से संबंधित अभ्यर्थी हैं, जो कि मोर देन सफिशियंट है। और इसके अलावा अब किसी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसमें डाइल्यूशन की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि जो आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 में बातें लिखी गई हैं कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो वो डाइल्यूट कर सकती है मिनिमम एलिजिबिलिटी को, जिसके अंतर्गत बीएड को लाने का प्रावधान था। लेकिन जब हमारे पास मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है तो फिर हम बीएड को क्यों अलाउ करें, ये कहना था जो बिहार और यूपी से संबंधित वकील थे, उनका ये कहना था। यहाँ पर एक बात समझने वाली होगी कि जब फाइनल सबमिशन में बीएड की वकील की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में वो थोड़ा सा रियलिटी बताने लगे कि किस प्रकार से जो एक तरीके से राजस्थान में भर्ती चल रही थी उसमें उन्होंने बताया कि पहले जो एक तरीके से जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था उसमें 6.6% सफलता का प्रतिशत था, लेकिन जब से बीएड शामिल हुआ है तो उसमें सफलता का प्रतिशत बढ़ गया है। इसी के साथ कई और भी उदाहरण उन्होंने दिए। वहाँ उन्होंने केरल का भी राज्य का उदाहरण लिया जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से राज्य सरकार वहां पर अलाउ कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये तर्क दिया कि पूरे देश भर में 19 ऐसे स्टेट हैं यानी कि 19 ऐसे राज्य हैं जो कि बीएड को अलाउ कर रही है, स्वेच्छा से वो बीएड को अलाउ कर रही है, उनका ये तर्क था। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी तर्क दिया कि जब उत्तर प्रदेश में पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी तब उस समय बीएड अलाउड नहीं था और जब 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट कराई गई तो उस समय बीएड को अलाउ किया गया उत्तर प्रदेश में। उन्होंने बताया कि 68,500 सीटों के सापेक्ष मात्र 41,000 अभ्यर्थी ही सफल हुए और लगभग 22 से 23,000 सीटें खाली रह गई। और उन्होंने बताया कि जब 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट कराई गई, जब बीएड को अलाउ किया गया तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो गए, मतलब सीटों की संख्या से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई किए। तो कहीं ना कहीं वो ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि बीएड को लाने से कहीं ना कहीं हमें योग्य शिक्षक मिल रहे हैं और ये सभी चीज़ें उन्होंने डेटा के रूप में प्रस्तुत की हैं। इससे पहले अपनी बात जब वो रख रहे थे तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि जिस प्रकार से आप बीएड को एक ब्रिज कोर्स करा करके प्राइमरी में ला सकते हैं, क्या इसी प्रकार से डीएलएड अभ्यर्थी हायर क्लासेस में क्यों नहीं जा सकते, उनको भी ब्रिज कोर्स करा करके। तो यहाँ पर बीएड के जो वकील थे श्री पटवालिया सर, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डीएलएड कोर्स जो है वो पहले से हायर क्लासेस में अलाउड है। तो फिर इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर हायर क्लासेस कहाँ अलाउड है। तो उन्होंने कुछ आर्टिकल्स दिखाए और उसमें बताया कि 6 से 8 तक के लिए भी जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो अलाउड है। वहाँ पर माननीय जो कोर्ट थे, उन्होंने माननीय जज जो थे वो एक तरीके से कड़ी आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई कि जो 6 से 8 होता है वो
एक तरीके से अपर प्राइमरी माना जाता है, उसे हम लोग हायर क्लासेज नहीं बोलते हैं। हायर क्लासेज कहने का मतलब उनका इस सेंस में था कि 9, 10, 11, 12 के सेंस में, कि जिस प्रकार से बीएड को अलाउड किया गया है उस प्रकार से डीएलएड को क्यों नहीं अलाउ किया जा सकता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं वो 6 से 8 वाला जो तर्क दे रहे थे उसे कोर्ट ने प्राइमरी का ही अपर वर्जन यानी अपर प्राइमरी को माना। फिर इसको काटते हुए जो पटवालिया सर थे उन्होंने कहा कि ये 1 to 5 जो है वो एलिमेंट्री का पार्ट है और जो 6 से 8 है वो अपर प्राइमरी का पार्ट है, यानी उसको हम लोग हायर क्लासेज मान सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें डाउटफुल रहीं, क्योंकि माननीय कोर्ट ने फिर ये टिप्पणी किया कि जो आरटी एक्ट आया है वो तो एक तरीके से बेसिक एजुकेशन के लिए आया है। बेसिक एजुकेशन को ही हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। जब आरटी एक्ट 1 से 8 की बात करता है तो आप 8 तक हायर क्लासेज क्यों मान रहे हैं? उसे तो आप प्राइमरी का ही पार्ट मानिए। तो प्राइमरी के लिए तो डीएलएड कोर्स डिजाइन किया ही गया था, तो डीएलएड कोर्स तो अब 1 से लेकर के 8 तक वैलिड होना ही चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें अभी कॉन्फ्लिक्ट वाली हैं और चीज़ें अभी क्लियर आउट नहीं हो पाई हैं। यहाँ पर जब बीएड के वकील के द्वारा जब उत्तर प्रदेश का डेटा प्रस्तुत किया जा रहा था 68,500 से संबंधित डेटा, तो यहाँ पर कुछ उनके द्वारा चीज़ें हाइड भी की गई यानी छुपाई भी गई, क्योंकि कोई भी वकील जब अपना पक्ष रखता है तो केवल वही पक्ष केवल वो उजागर करता है जो कि उसके लिए फेवरेबल होती है, उसके लिए फायदेमंद होती है। जब 68,500 सहायकों की भर्ती कंप्लीट कराई गई थी उस समय बीटीसी 2015 बैच ही अंतिम दावेदार था और उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगभग यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 बैच के बाद से 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 20 बैच और 22 बैच, लगभग 5 बैच तैयार हो चुके हैं और प्रत्येक बैच में लगभग 2.25 लाख से 2.5 लाख के आसपास सीटें हैं। और अगर टोटल एडमिशन की संख्या देखेंगे तो वो लगभग 5 से 7 लाख से पार कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें पहले ही बीएसटीसी के वकीलों के द्वारा एक तरीके से तर्क दिया गया था कि जो आरटी एक्ट का धारा 23 का उपधारा 2 है वो यही तो कहता है कि केंद्र सरकार के पास अधिकार तो है कि पर्टिकुलर किसी एक राज्य में वो अलाउ कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत और आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में ही ये लिखा हुआ है कि जो ये डाइल्यूशन होगा यानी कि नियमों में जो ढिलाई होगी वो अधिकतम 5 साल के लिए ही की जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं की जा सकती। और इन 5 सालों में राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि लगातार डीएलएड की संख्या बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी यही किया कि लगातार डीएलएड की संख्या बढ़ाने के लिए वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एफिलिएशन देने लगे। और कहीं ना कहीं जो पहले बीटीसी 2015 बैच में मात्र 80,000 सीटें थी उसकी संख्या बढ़ करके अचानक से 2017 में लगभग 2.5 लाख सीटें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार तो सही डायरेक्शन में जा रही थी आरटीए एक्ट के अनुसार, और उसके बाद से 5 बैच को जनरेट किया गया और सभी बैचेज में लगभग इतनी सीटें थीं। एडमिशन हालांकि कम हुए वो अलग बात है, लेकिन इतनी सीटें लगभग सभी बैच में थी। तो कहीं ना कहीं ये आरटी एक्ट के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश में हो रहा था। तो अब बीएसटीसी वकील का ये तर्क था कि जब आरटी एक्ट के अंतर्गत आपने उतने बच्चों का एडमिशन दिला दिया, डीएलएड में उतने बच्चों को एडमिशन दिला दिया, तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर आप बीएड को प्राथमिक में ला रहे हैं। इसके अलावा बीएड के वकील श्री पटवालिया सर जो हैं उनके द्वारा जो कल श्री कपिल सिब्बल जी के द्वारा जो बातें रखी गई थी उनका भी उन्होंने उत्तर देने की कोशिश किया कि उनके द्वारा ये बताया गया कि इसके लिए कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई थी, और उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो एनसीटी एक्ट है उसके आर्टिकल्स को पढ़ करके वहाँ पर बताया था कि आपको एक कमेटी बनानी होगी, उसकी सिफारिश के आधार पर ही ये कानून आप लागू कर सकते हैं पूरे देश भर में। इस पर उन्होंने जो बीएड के वकील थे उन्होंने ये कहा कि 2016 में पहली बार केवीएस पत्र लिखती है एनसीटी को और एमएचआरडी मिनिस्ट्री को। 2016 में ही डिस्कशन शुरू हो जाता है। उनका स्पष्ट शब्दों में यह कहना था कि 2016 में ही डिस्कशन शुरू हो गया था कि एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के बीच में कि किस प्रकार से नियमों को हम लोग और अच्छा कर सकते हैं ताकि जो एक क्वालिटी मेंटेन हो शिक्षा के क्षेत्र में, और केवीएस भी यही बात करी थी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो 2000 उनका ये तर्क था कि अगर बिना किसी एक तरीके से एक्सपर्ट ओपिनियन के अगर डिसीजन लाना होता तो हम 2016 में ला देते, लेकिन डिसीजन कब आया 2018 में। तो उनका तर्क ये था कि 2016 से लेकर के 2018 के बीच में लगभग 2 साल जो कमिटी एक्सपर्ट कमिटी थी वो अपना ओपिनियन दे रही थी और कहीं ना कहीं इन सभी बातों पर डिस्कशन हुआ था। यानी बीएड के वकील के द्वारा ये तार्किक तौर पर दिखाने की कोशिश की गई कि 2016 में जब पहली बार पत्र लिखा गया, अगर उसी समय आप एनसीटी इस प्रकार का लेटर जारी कर देती या फिर नोटिफिकेशन जारी कर देती, तब आप तर्क दे सकते थे कि ये बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी एक्सपर्ट कमेटी के हुआ है। लेकिन 2 साल जब इस पर चर्चा विमर्श करने के बाद अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ तो आप ये नहीं कह सकते कि बिना डिस्कशन के और बिना एक्सपर्ट कमेटी के इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। फिर वही बात आ गई कि एक्सपर्ट कमेटी अगर बनी हुई थी तो फिर उसकी रिपोर्ट कहाँ है, उसका आपने सबमिट क्यों नहीं किया जो एफिडेविट सबमिट करना होता है। तो वहाँ पर उन्होंने यही तर्क दिया बीएड के वकील के द्वारा कि अगर चीज़ें नहीं हैं तो आप इसका एक तरीके से फायदा विपक्ष पार्टी को नहीं दे सकते कि अगर एनसीटी
ये प्रूफ नहीं कर पा रही है या फिर ये सबमिशन नहीं कर पा रही है कि उन्होंने कमेटी बनाई थी या नहीं बनाई थी, तो इसका लाभ आप दूसरी पार्टी को नहीं दे सकते। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास इस बात का प्रूफ नहीं है कि कमेटी बनी है या नहीं, तो आप इसका लाभ डीएलएड को नहीं दे सकते, विपक्षी पार्टी को नहीं दे सकते। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि माननीय कोर्ट ने ये कहा कि इतनी बड़ी स्वायत्त संस्था जब है और सब कुछ चीज़ें जब रिटर्न में है, तो इनके पास 2 साल से जो ये ऑपरेशन कर रहे थे, क्या इनके पास कोई भी एक प्रूफ नहीं है कि एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन से सदस्य थे, क्या कमेटी में डिसीजन लिया गया, कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, ये सब बातों पर कोई भी चीज क्लेरिफिकेशन हो ही नहीं पाया कि एनसीटी वाकई में इस प्रकार का कोई कमेटी बनाई भी थी या नहीं बनाई थी। अभी भी इस बात पर संशय है कि कमेटी बनी थी या नहीं बनी थी। हालांकि बीएड के वकीलों के द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा रहा है कि 2 साल लगभग समय लिया गया है इस डिसीजन को लेने में, और 2 सालों में कई बार कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी ने इस प्रकार से चर्चा किया और ये सभी चीजें किया, लेकिन उनका कोई भी प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। और इसी बात को लेकर के बीएड के वकील ने कहा कि जब हमारे पास प्रूफ नहीं है तो आप इसका लाभ दूसरी विपक्षी पार्टी को नहीं दे सकते। इसे आप मोटा मोटी तौर पर फैसला रिजर्व समझ सकते हैं और अब डिसीजन आ सकता है कि यानी कि अगले शुक्रवार तक जब सभी पार्टियां अपना अपना रिटर्न में सबमिशन दे देंगी, उसके बाद कभी भी मतलब फैसला आने की संभावना रहेगी। एक तरीके से अब कोई क्वेरी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब कोई भी ओरल सबमिशन की आवश्यकता नहीं है, सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और अब इस केस को एक तरीके से फाइनल की तरफ देखा जा रहा है। ठीक है, एक तरीके से फैसला रिजर्व की तरह आप मान सकते हैं और अब केवल और केवल रिटर्न सबमिशन ही होना बाकी है, जो कि अगले शुक्रवार तक होगा। ठीक है, ये रहा पूरा केस का थीम। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।